जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम शानदार, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं। बहुत ही बेहद खूबसूरत अंदाज में आप सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे और तैयारी के लिए जो भी आवश्यक स्टेप्स हैं आप उनको ले रहे होंगे, जिसमें आपका शामिल है कॉन्सेप्ट अच्छे से मजबूत करना कॉन्सेप्ट क्लास के माध्यम से। उसके बाद अपना प्रॉपर एक रिविज़न करना रात को सोने से 2 घंटे पहले। साथ के साथ अगर संभव है तो प्रैक्टिस करना, बाकी प्रैक्टिस तो हम आपकी कराएंगे। और आप अवश्य रूप से मॉक टेस्ट भी दे रहे होंगे और मॉक टेस्ट में आने वाले स्कोर से घबराने के बजाय आप अपनी कमियों का एनालिसिस करके उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और मैं कामना भी करता हूं कि सभी दोस्त, सभी बहन भाई एकदम बिल्कुल स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, ज़बरदस्त रहें। मैं धर्मेंद्र आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आ जाएंगे सभी, एक बार अपने हालचाल बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं वैभव हैं, गुलशन हैं, प्रिंस अजय हैं, अजय कुमार आरव हैं, उजाला, विनय दुबे हैं, रईश अहमद हैं, सरिता हैं, और हमारे साथ हैं अभी अजय कुमार जी हैं, प्रिंस गुज्जर भी हैं। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी। शिवम जी हैं, दीपक गुप्ता हैं, भूपेंद्र सिंह हैं, रामेश्वरम हैं, विकास। बिल्कुल आपसे ये चलेगा कि आपको साथ के साथ ही क्वेश्चंस भी मिल जाया करेंगे। जैसे आज मैं आपको ग्रेविटेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। कल हमने 7 क्वेश्चंस करे थे, 8-10 सवाल और कर लेंगे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस का ऐसा होता है कि सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। एक ही कॉन्सेप्ट से घुमा घुमा के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो क्वेश्चंस तो सारे कंप्लीट कराना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर कोई आपसे ऐसा कहता भी है तो वो आपका उल्लू बना रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस मान लीजिए एक ही चैप्टर से हज़ारों क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो हज़ारों क्वेश्चंस तो कराना संभव नहीं है। लेकिन अगर आपने उस चैप्टर के 50 कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो 1000 छोड़िए 5000 सवाल आप बहुत आराम से कर लोगे। तो हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। उसके बाद मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट में भी बहुत सारे अच्छे बनने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। बट ओवरऑल बात यही है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ना कि क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। अगर आप ये उम्मीद करते हो कि इन क्वेश्चंस को पढ़ जाएंगे, रट जाएंगे, इनमें से फंस जाएगा, आ जाएगा, तो वो एक आपकी गलत बात हो जाएगी। आपको जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है अपने कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट आपका मजबूत है तो आप किसी भी तरह के बनने वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो सभी लोग लगभग आ चुके हैं, अब आज के सेशन को स्टार्ट किया जाए। और अब हम जो है ग्रेविटेशन को आज फिनिश करेंगे, और फिनिश करने के साथ साथ ही हम इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। कुछ हमने क्वेश्चंस कल भी देख लिए थे। ठीक है, तो कल हमने ग्रहों उपग्रहों के बारे में सब बात कर ली थी। आज इसमें जो नया टॉपिक चलेगा वो चलेगा केपलर के नियम। केपलर के नियम जी, शाहिल मलिक जल्द ही आपके लिए प्रैक्टिस सेट चलवा दी जाएंगे, बिल्कुल भी आप परेशान नहीं हो। इसमें चलेंगे अब केपलर के नियम। देखिए, केपलर साहब ने दिए थे ग्रहों की गति के नियम। केपलर साहब ने बताया कि किस प्रकार से ग्रह सारे के सारे गति करते हैं, कौन ग्रह किसके चारों ओर घूमता है, और बहुत सारी बातें इन्होंने हमें इसके बारे में बताई, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मजे की बात आप ये सोचिए कि ये जितने भी वैज्ञानिक थे, जैसे केपलर हो गए, सन न्यूटन हो गए, आइंस्टाइन हो गए, ये उस समय पे इतनी महान महान खोजों को कर रहे थे जब हमारे पास संसाधन भी मौजूद नहीं थे। अब देखा जाए तो बहुत सारे संसाधन मौजूद हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे टेलीस्कोप हैं, दूरबीन हैं, कि जिनसे आप यहाँ से बैठे बैठे चंद्रमा के बारे में जानकारी ले सकते हो। हमारे पास सैटेलाइट हैं, हमारे पास रॉकेट्स हैं, उनको भेज भेज के हम वहाँ की जानकारी ले लेते हैं। लेकिन इन लोगों के पास तो ऐसे संसाधन भी उपलब्ध नहीं थे। ये बस यहाँ पर बैठे हुए होते थे और यहीं पर बैठे बैठे अपने अनुभव के आधार पर वहाँ के बारे में बात बताते थे, ग्रहों के बारे में बात बताते थे। तो वास्तव में ये गॉड गिफ्टेड लोग थे, बहुत ज़्यादा ये ब्रिलियंट थे। अब बात कर लेते हैं कि क्या केपलर साहब ने ही सबसे पहले ग्रहों का अध्ययन किया था? जी नहीं, केपलर साहब से भी पहले लोगों ने ग्रह का अध्ययन किया था। और सबसे पहले मान्यता ये थी कि जो अर्थ है वो इस पूरे यूनिवर्स का सेंटर है, यानी कि जो पृथ्वी है वो इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। ब्रह्मांड के सारे ग्रह उपग्रह इस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन कोपरनिकस साहब बाद में आए और कोपरनिकस साहब ने ये बताया कि ऐसा नहीं है, अर्थ सेंटर नहीं है, सेंटर है सन, यानी कि सूर्य। सूर्य इस यूनिवर्स का सेंटर है और बाकी सारे ग्रह उपग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अब देखिए, आजकल तो ग्रहों उपग्रहों के बारे में बात करना आम है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझ पर कोई बंदिश नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर तुम उस समय पे ग्रहों उपग्रहों की बातों में दखलंदाजी करते तो ये माना जाता कि तुम ऊपर वाले की चीज़ों में दखलंदाजी कर रहे हो, भगवान की चीज़ों में, ईश्वर अल्लाह की चीज़ों में दखलंदाजी कर रहे हो। तो चूंकि कोपरनिकस एक क्रिश्चियन थे, तो क्रिश्चियनों में क्या होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पुजारी होते हैं, उनके यहाँ पादरी होते हैं, प्रीस्ट जिनको हम बोलते हैं। तो प्रीस्ट ने
उनको इस बात पर गुस्से में आके फांसी की सजा सुना दी थी, उनको पनिशमेंट भी दिया था कि आखिर तुम्हें क्या हक है कि तुम दुनिया के बनाए हुए नियमों को उल्टो। तो उनका काम तो इसी बात में तमाम कर दिया था, लेकिन बाद में पाया यही गया था कि हाँ यही बात सही है, सन जो है इस पूरे यूनिवर्स का, मतलब हमारी गैलेक्सी का, हमारे जो सोलर सिस्टम है, ये कहिए हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है और उसके आसपास ही सारे ग्रह लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई थोड़ी सी कहानी किसकी, कि केपलर साहब से पहले किसने इनके बारे में बात करी थी। अब केपलर साहब ने क्या कर दिया, केपलर साहब ने और ग्रहों की स्टडी को अंदर तक किया और परिभाषाएं और सूत्र दे दिए। देखिए फिजिक्स के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में बात उसकी मानी जाती है जिसके पास प्रॉपर सूत्र और परिभाषाएं होती हैं, जिसके पास प्रॉपर प्रूफ होते हैं। आप हवा में कोई बात कहोगे, आपकी बात कोई नहीं मानेगा। और ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हो गए कि जिन्होंने चीज़ों की खोज बहुत पहले कर दी, लेकिन वो प्रूफ नहीं दे पाए। उसके बाद आने वाले साइंटिस्ट ने उनके प्रूफ दिए और क्रेडिट भी उन्हीं को सारा का सारा मिल गया। तो विज्ञान जो है परिभाषाओं को और सूत्रों को मानती है, और आपका केपलर साहब ने यही चीज़ की थी। भैया लेनी है अजय कुमार, आप ऐसे क्यों कंफ्यूज रहते हैं कि सर असिस्टेंट ऑपरेटर वालों को लेनी है या नहीं? मैंने कब मना किया ये बताइए? या फिर अब जबरदस्ती कि आप किसी भी क्लास में जाके यही पूछोगे, अरे जब आपके लिए है तो दोस्त आपको ही लेनी है ना? बिल्कुल शिवम, आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए उससे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, चलिए तो मैं पहले केपलर साहब के नियमों से बात करने से पहले हम अपने नियमों पे बात कर लेता हूं। अब देखिए क्या होने वाला है यहाँ के बाद, हर एक बच्चे ध्यान से सुनेंगे थोड़ा सा मेरी बात को और उसके हिसाब से मुझे प्रतिक्रिया दें, सोच समझ के अपने रिएक्शन देना, ठीक है? देखिए आपका जो अब सिलेबस है, अभी तक जो सिलेबस था आपका हेड ऑपरेटर और आपका असिस्टेंट ऑपरेटर का सिलेबस बिल्कुल कॉमन चला हुआ था, ठीक है? हेड और असिस्टेंट ऑपरेटर का सिलेबस आपका कॉमन चला हुआ था, लेकिन अब के बाद से सिलेबस हो जाएगा अलग। हेड ऑपरेटर के लिए तो जितने टॉपिक हैं हमने पढ़ लिए, वो खत्म हो गए हैं। बस हम क्या पढ़ने वाले हैं, उन्हीं टॉपिक का, जो हमने टॉपिक अभी बेसिक से पढ़ लिए हैं उनका एडवांस लेवल अब हम पढ़ेंगे। यानी कि फिर से हम एक बार यूनिट्स वाले चैप्टर पे जाएंगे और उससे बनने वाले एडवांस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि एडवांस लेवल, उतने एडवांस लेवल की जरूरत असिस्टेंट में नहीं है। समझिए, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है आपकी डिप्लोमा, ठीक है? और इसकी जो क्वालिफिकेशन है भाई मेरे, ये है 12th। तो यहाँ पे 12th लेवल पूछा जाएगा, यहाँ पे डिप्लोमा लेवल पूछा जाएगा। तो दोनों को एक साथ मैनेज कर पाना तो बड़ी दिक्कत है। हमें क्या करना है, हमें इनके सिलेबस को अलग अलग पढ़ना है। असिस्टेंट में हम आगे चलेंगे अब, ठीक है? ग्रेविटेशन से अगले चैप्टर्स पर चलेंगे जिसमें आपका विद्युत वगैरह आ जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मुझे ये बताइए कि मैंने ये सोचा है, देखिए इनका सिलेबस कम है, देखा जाए तो हेड ऑपरेटर वालों का सिलेबस एडवांस लेवल का है, लेकिन नंबर ऑफ टॉपिक्स उसमें कम है। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि शुरू के 4 दिन तो हम असिस्टेंट ऑपरेटर की क्लास लगा दें, जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे तो हम लगा देंगे इनकी क्लास, और फ्राइडे और सैटरडे जो हो जाएगा वो हेड ऑपरेटर वालों के लिए हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी ये चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमारा सिलेबस एग्जाम से पहले होगा या नहीं होगा। इस चीज के लिए 1% परेशानी की जरूरत नहीं है। RWA में कोई भी बैच ऐसा लॉन्च नहीं हुआ या ऐसा बैच नहीं गया जिसका सिलेबस एग्जाम से पहले कंप्लीट ना हुआ हो। अगर एग्जाम आपका, वैसे तो अभी देखिए एग्जाम होने वाला है नहीं, बहुत जल्दी तो नहीं होगा, और उतने तक हम आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे, मॉक टेस्ट भी लगा लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे। बट मान लो 1% अगर एग्जाम आ भी जाता है तो सिलेबस की जिम्मेदारी मेरी है। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपका सिलेबस कराऊंगा, चाहे मुझे दोनों की क्लासेस डेली 2-2 घंटे फिर लगानी पड़ जाए, ठीक है? तो बताइए क्या आप सभी लोग मेरी बात से एग्री हैं? भाई हेड ऑपरेटर वाले बच्चे ये ना सोचें कि सर हमें तो केवल 2 दिन क्लास दी जा रही है। देखिए हेड ऑपरेटर वाले बच्चे बिल्कुल ये ना सोचें कि हमें 2 दिन क्लास दी जा रही है, आपका सिलेबस कम है, आपको कम सिलेबस पढ़ना है लेकिन एडवांस लेवल पढ़ना है, और ये तभी संभव है कि जब हम ऐसा कर पाए। सोनू कुमार बिल्कुल परेशान मत होइए, अगर हम हेड ऑपरेटर की बात करेंगे तो हर टॉपिक को हम एडवांस लेवल पे ही पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे, ठीक है? सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी बच्चे को, क्योंकि ये हो तभी पाएगा जब आपकी सहमति होगी। अगर आप में से आधे बच्चे ये कहेंगे कि नहीं सर हमें तो डेली पढ़ाओ, ये बच्चे कहेंगे हमारे लिए तो 4 क्लास लगाओ, इनके लिए 4 क्लास लगाई हैं, तो चीजें देखिए गड़बड़ हो जाएंगी। आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी आपको हेड और असिस्टेंट अलग अलग नहीं पढ़ा रहा होगा, कोई भी आपको एक सिंगल आदमी हेड और असिस्टेंट अलग अलग नहीं पढ़ा रहा होगा। अगर मैं ये जिम्मेदारी को ले रहा हूं तो आपको थोड़ा सा मेरा साथ देना पड़ेगा। मुझसे कहा किसी ने नहीं है, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, केवल मैं ये चीज अपने एंगल पे सोच रहा हूं कि भाई हाँ हेड ऑपरेटर वाले के लिए कुछ करना है तो उनको एडवांस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? चलिए तो फिर करते हैं आज की क्लास को शुरू और चलते हैं केपलर साहब के पहले नियम पर। तो देखिए जैसे न्यूटन साहब के गति के नियमों के कुछ और नाम थे, और वो सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि
बताएंगे न्यूटन साहब की गति के पहले नियम का क्या नाम हुआ करता था? पहले नियम का नाम हुआ करता था लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। तो ऐसे ही केपलर साहब की सारे नियमों के कुछ कुछ और नाम हैं। जैसे इनके पहले नियम को किसका नियम बोला जाता है? कक्षाओं का नियम बोला जाता है। पहले नियम को किसका नियम बोला जाता है? कक्षाओं का नियम बोला जाता है। पहले नियम को किसका नियम बोला जाएगा? कक्षाओं का नियम बोला जाएगा। अब देखिए कक्षाओं का नियम क्यों बोला जाता है। देखिए आज अगर हम इन नियमों को पढ़ते हैं तो हमें चीजें ऐसी लगती हैं यार ये तो बहुत आसान बातें थी, लेकिन आप उस समय पे अपने आप को रख के सोचिए, सन 1600-1700 में अपने आप को रख के सोचिए, जब लोगों को पता ही नहीं था कि तुम आए कहां से हो, तुम चल क्या रहा है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, कुछ नहीं पता था। आज तो हमें अपने यूनिवर्स के बारे में, हालांकि आज जो हमें अपने यूनिवर्स के बारे में जानकारी है वो है आपकी 0.0000001%। इतनी जानकारी हमें अपने ब्रह्मांड के बारे में है। उसी में तुम्हें पूरा जितना जानकारी है कि सोलर सिस्टम ये है, गैलेक्सी ये है, दुनिया भर की चीजें सारी याद हैं। लेकिन उस समय इतनी भी जानकारी नहीं थी। जब उस समय जानकारी नहीं थी तो लोग कुछ भी मान लिया करते थे। उस समय पे केपलर साहब ने ये बताया कि मान के चलिएगा ये आपका सन है। केपलर साहब ने कहा कि ये जो है आपका सन है, ये हो गया सन, ठीक है जी। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और वो कैसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है? उसकी जो चक्कर लगाने का रास्ता है वो कैसा है? इलिप्टिकल है, यानी कि दीर्घवृत्त है। इसको क्या बोलते हैं हम? इलिप्टिकल बोलते हैं, दीर्घवृत्त बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है आपका? सूर्य। ये क्या है? सूर्य। और मान लीजिए यहां कोई चक्कर लगा रहा है ग्रह, मान लो ये ग्रह है पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगी, यानी कि कुछ इस तरीके से चक्कर लगाएगी, कुछ इस तरीके से ये चक्कर लगाती रहेगी। इसके आसपास गोल ना घूम के दीर्घवृत्त के आकार में घूमेगी। ये होता है केपलर साहब का पहला नियम। अब समझिए दीर्घवृत्त के आकार में ही क्यों घूमेगी? दीर्घवृत्त सबसे ज्यादा स्थायी आकृति है। सबसे ज्यादा स्थायी आकृति अगर है तो वो आपकी दीर्घवृत्त होती है, ठीक है। तथा उन्होंने कहा कि जो सूर्य होगा, जैसे देखिए आप मेरी बात को समझना थोड़ा सा, जैसे एक वृत्त होता है, एक सर्कल होता है, तो सर्कल का होता है सेंटर यानी कि केंद्र। लेकिन जो आपका दीर्घवृत्त होता है इसमें हम दो बिंदु बना लेते हैं, एक इधर बना लेते हैं और एक इधर बना लेते हैं, और इन दोनों को बोलते हैं इसकी फोकाई, फोकस बोलते हैं इनका। क्या बोलते हैं? इन दोनों बिंदुओं को, इसको और इसको क्या बोलोगे? इसका फोकस बोलोगे। क्या बोलोगे? फोकस। और जो सूर्य होता है, मान लो यहां सूर्य है, ये यहां तो यहां होगा या यहां होगा, यानी कि सूर्य उस दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर स्थित होता है। सूर्य उस दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर स्थित होता है। यह होता है आपका केपलर साहब का पहला नियम, जिसको जाना जाता है कक्षाओं के नियम से, क्योंकि उन्होंने बताया कि किस तरह की कक्षा में वो चलता है, किस तरह की ऑर्बिट में वो चलता है। तो ये कैसी ऑर्बिट है? इसको बोलोगे तुम दीर्घवृत्ताकार कक्षा। कैसी कक्षा है ये? दीर्घवृत्ताकार कक्षा। अब दीर्घवृत्त की जानकारी सभी को होगी उम्मीद करूंगा, जैसे वृत्त होता है वैसे ही दीर्घवृत्त होता है। और इंग्लिश वाले बोलेंगे इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये कैसी ऑर्बिट है भैया? इलिप्टिकल ऑर्बिट ये है। जरा बताइए सभी को क्लियर है केपलर साहब का पहला नियम? पहला नियम क्लियर है तो ही आपको बाकी के अगले नियम भी क्लियर होते चले जाएंगे। बहुत बढ़िया शिखर, वेरी गुड। विशाल, सुजीत बहुत ही जबरदस्त। भूपेंद्र वेरी गुड। दो फोकस होते हैं, बिल्कुल मोनू कुमार, इसके दो ही फोकस होते हैं, एक यहां हो जाएगा और एक यहां हो जाएगा। जैसे वृत्त में तो एक केंद्र होता है, लेकिन यहां पे फोकस कितने होते हैं? दो। समझिए एक वृत्त है आपके पास, वृत्त को आप पिचकाते चले जाओ, दबाते चले जाओ, तो वो ऐसे फैलता चला जाएगा, अंडे जैसा बनता चला जाएगा, और एक सेंटर दो बन जाएगा। तो बस वही सिंपल सा खेल है, ठीक है। जरा बताएंगे मुझे, क्या आप सभी को केपलर साहब का पहला नियम बिल्कुल क्लियर है, जिसमें मैंने साफ साफ लिख दिया है इसकी लैंग्वेज को? इसको बोला जाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। आसान नियम है। चलते हैं सेकंड नियम की तरफ कि दूसरे नियम में क्या कहा है। अब देखिए पहले नियम से सवाल क्या बनेगा? पहले नियम से सवाल बनेगा कि केपलर साहब के पहले नियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है। यही सवाल बस इससे बन सकता है, और कोई सवाल बनने के इससे कोई भी चांस नहीं होते हैं। पहला नियम या कक्षाओं का नियम, लेकिन आगे के नियमों को समझने के लिए इस नियम का बेसिक नॉलेज होनी आवश्यक है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं केपलर साहब के सेकंड लॉ से। सबसे ज्यादा अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूंगा तो ये केपलर साहब के सेकंड लॉ से बनते हैं, और इस लॉ का जो नाम होता है आपका वो होता है लॉ ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का नियम। इसका सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन बनेंगे और इसका नाम हो जाएगा आपका लॉ ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का नियम। अब बहुत सुनना, ध्यान से सुनना हर एक बात को। भाई हमने क्या देखा कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, और चक्कर लगाने के बाद क्या हो रहा है कि
सूर्य जो है इसके एक फोकस पर स्थित होता है। चलिए यहां तक भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा मेरी बात को ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करना, अगर आप रटोगे तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान से समझना। उन्होंने कहा कि कोई भी ग्रह सूर्य के साथ समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है, यानी कि कोई भी अगर प्लेनेट है जो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा। बहुत ध्यान से समझने की बात है, अगर रटोगे तो फिर भूल जाओगे, समझो थोड़ा सा। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा। चलिए देख लेते हैं कैसे करेगा इक्वल टाइम में इक्वल एरिया। मान के चलिए भाई ये है आपकी ऑर्बिट, और सन जो है, सूर्य जो है वो कहीं यहां पर बैठा हुआ है, यहां पर मान लो बैठा हुआ है, ठीक है। अब मान के चलिएगा कि एक ग्रह है, ये ग्रह हमारा, ये मान लो पहले यहां है, ठीक है, यहां है, ये यहां से यहां आया 1 सेकंड में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये यहां से यहां आ गया 1 सेकंड में। अब ये देखिए, अगर ये 1 सेकंड में आया है, तो अगर हम देखें सूर्य के साथ इसने कितना क्षेत्रफल तय किया है, सूर्य के साथ इसने कितना क्षेत्रफल तय किया है, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग एक बार, यहां से लेके यहां तक आने में मान लीजिए सूर्य के साथ इसने इतना क्षेत्रफल तय किया होगा। क्लियर है? सूर्य के साथ इसने कितना क्षेत्रफल तय किया है, इतना क्षेत्रफल तय किया है, और मैं कह रहा हूं कि इसको यहां से यहां तक आने में 1 सेकंड का समय लगा था, ठीक है। कितने सेकंड का समय जी? 1 सेकंड का समय। मान लो इस समय इसकी गति, एग्जांपल लेता हूं मैं, ऐसी होती नहीं, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो इसकी गति जो थी वो 30 किलोमीटर पर आवर थी, मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि इसकी जो गति थी वो 30 किलोमीटर पर आवर थी, और 1 सेकंड में ये इतनी दूरी आ गया, ठीक है। अब सुनिए, जब ये ग्रह, मुझे ये बताइए, जब ये ग्रह यहां आएगा, जब ये ग्रह मान लो यहां आ गया, ठीक है, अब यहां से 1 सेकंड में कितना चला जाएगा? तुम कहो अभी यहां है, अभी ये ग्रह यहां है, 1 सेकंड में कितना चला जाएगा जी? इतना चला जाएगा, ठीक है। अब एक बार देखो सूर्य के साथ इसने कितना क्षेत्रफल बनाया है, मैं कहूंगा जी सूर्य के साथ इसने इतना क्षेत्रफल बनाया है। चलिए जरा एक बार इस क्षेत्रफल पे नजर मारिए, मुझे बताइए क्या ए क्षेत्रफल और बी क्षेत्रफल बराबर हैं? क्या क्षेत्रफल ए और क्षेत्रफल बी आपको कहीं से भी बराबर दिख रहे हैं? ये क्षेत्रफल है ए और ये क्षेत्रफल है बी, जबकि केपलर साहब ने कहा था कि कोई भी ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल बनाएगा, तो ये समान समय में इतना क्षेत्रफल बनाया इसने, और इसने भी इतने समय में इतना क्षेत्रफल बनाया। समय का मतलब 1 सेकंड है, यहां से यहां तक आने में समय कितना लगा? 1 सेकंड, और इसकी गति कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति आवर है। समझ में आ जाएगा आज आपको नियम जो आपने आज तक रटा था। बस मुझे इतना बता दीजिए, क्या समान समय में समान क्षेत्रफल तय हो रहा है? बस इतना बताइए, यस या नो। बहुत बढ़िया अखिलेश, वेरी गुड। अब समझिए, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना पड़ेगा हमें? अब मुझे बताना, मान के चलिए मैंने कहा कि भाई अगर आपको समान समय में समान क्षेत्रफल तय कराना है, समान समय में समान क्षेत्रफल तय कराना है, तो आप क्या करिए कि आप इस ग्रह की स्पीड बढ़ा दो, इस ग्रह की स्पीड बढ़ा दो, यानी कि ये जो ग्रह है ये अब यहां है, तो इसकी ना, मान लो ये ग्रह था यहां, ठीक है, इसकी स्पीड बढ़ा दो कि 1 सेकंड में यहां तक पहुंच जाए, मान लो, और यहां तक पहुंच जाए, 1 सेकंड में यहां तक पहुंच जाए। अब जरा चेक करना कि इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल कितना है। अब एक बार मुझे बताइए, अब इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल कितना है भाई? इसको हटा दो, दूसरी लाइन ले लेते हैं। इसके द्वारा तय किया गया जो क्षेत्रफल है अब इतना हो जाएगा, यानी कि ये क्षेत्रफल हमारे सामने बढ़ के इतने से कितना हो गया? इतना हो गया है ना। क्या अब मैं कह सकता हूं कि हाँ ये और ये क्षेत्रफल बराबर हैं? बहुत ध्यान से बताना, क्या अब मैं कह सकता हूं कि ये और ये क्षेत्रफल बराबर हैं? अच्छा, इसमें समय कितना लगा? मैंने कहा जी समय तो 1 ही सेकंड लगा है, समय तो 1 ही सेकंड लगा है, लेकिन स्पीड बढ़ के मान लो डबल हो गई थी, 60 किलोमीटर पर आवर हो गई थी, तो ग्रह यहां से यहां बहुत तेजी से चला गया था। जरा मुझे अब बताइए, क्या अब समान क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है? मान लो ये समान क्षेत्रफल है, मतलब ऐसा लग रहा है ना, और मान लो अगर आपको लग रहा है कि ये कम है, तो मान लो स्पीड ज्यादा हो गई और वो यहां आ गया और समान क्षेत्रफल हो गया। क्या अब हम कह सकते हैं, यानी कि अगर मैं इसकी गति को बढ़ा दूं, इतनी बढ़ा दूं कि ये 1 सेकंड में समान क्षेत्रफल तय कर ले, तो क्या क्षेत्रफल का समान होना संभव है? जल्दी से मुझे बताइए, क्या क्षेत्रफल का समान होना संभव है? बिल्कुल संभव है। अगर आपको दिख रहा हो इसमें कम है, अगर आपको दिख रहा हो इसमें कम है, तो आप इसको थोड़ा आगे और बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाके में ये कह रहा हूं, कुल मिलाके में ये कह रहा हूं आपसे कि अगर ग्रह अपनी स्पीड को बढ़ा लेगा तो उसका क्षेत्रफल समान हो जाएगा। और सुनिए सुनिए, आज तक आपने फिजिक्स में भी रटा होगा, जियोग्राफी में भी रटा होगा कि जब कोई भी ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक होता है तो उसकी चाल कैसी होती है? ज्यादा होती है, और जब कोई ग्रह सूर्य से सबसे दूरी पर होता है उसकी चाल सबसे कम होती है।
बताइए क्या आपने रटा था कि नहीं रटा था? और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और सबसे दूर और सबसे कम को अगर तुम साइंस की भाषा में, ज्योग्राफी की भाषा में देखोगे तो सबसे दूर का जो पॉइंट होता है उसको बोलते हो एपोजी। क्या बोलते हो? एपोजी, यानी कि अपसौर। अप माने बुरा, बुरा मतलब दो हमसे दूर है, बुरा है, अपसौर, एपोजी। और इसको क्या बोलते हो? पेरिजी। इसको क्या बोलते हो? पेरिजी। पी से शुरू हो रहा है ना, तो पी माने पास होगा, पेरिजी इसको बोलते हो उपसौर। क्या अब हमें यह रटने की जरूरत है कि उपसौर और अपसौर पर चाल कहां कम होती है, कहां ज्यादा होती है? बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। हम इस चीज को समझ सकते हैं कि कहां इसकी चाल ज्यादा होती है और कहां इसकी चाल कम होती है। एक बार थम्स अप कर दो अगर आपको समझ में आ गया हो कि चाल कम और ज्यादा कहां कहां होती है और किस पॉइंट पर होती है। बस यही क्वेश्चन इससे आते हैं और बताऊंगा मैं आगे क्या क्वेश्चन आता है। ठीक है, इनको बोलते हो आप अपसौर और उपसौर, पेरिजी और एपोजी। क्लियर है सभी को सेकंड नियम? तो देखो ढेर सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। पहला सवाल कि बताइए इसका अन्य नाम क्या है? क्षेत्रफल का नियम। इस नियम की डेफिनेशन क्या है? कि समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। तीसरा, सबसे ज्यादा चाल कम और कहां होती है? अब सुनो, कैसे चलेगा कोई ग्रह, कैसे चलेगा? आप मतलब हैरान क्यों नहीं होते हो इन चीजों पे कि जब कोई ग्रह मान लो यहां होगा तो स्लो स्लो आ रहा है, लेकिन जैसे नजदीक आएगा फास्ट हो जाएगा, फिर स्लो स्लो आ रहा है और जैसे नजदीक जाएगा फिर फास्ट हो जाएगा। अरे भैया कौन बता रहा है उसको? उस ग्रह को वहां बताने कौन बैठा है कि तुम यहां स्लो चलो यहां फास्ट चलो? यही तो रहस्य हैं और इन्हीं की स्टडी करना फिजिक्स के अंडर में आता है। ये नेचर है, प्रकृति है, और प्रकृति के नियमों के रहस्यों को पढ़ना ही किसके अंडर में आता है? फिजिक्स के अंडर में आता है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अब समझिए कि इस नियम को हम क्या बोलते हैं? इसी नियम को हम संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? इसी नियम को, हालांकि मैंने लिख दिया यहां से कुछ भी नोट मत करना, हम इसी नियम को कहते हैं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कौन सा संवेग संरक्षण? कोणीय संवेग संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हो? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी हम देखेंगे कि यहां पे कैसे कंजर्वेशन हो रहा है किसका? एंगुलर मोमेंटम का। समझिए मेरी बात को, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? अब भाई अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फॉर्मूला होता है, मैंने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया था, L बराबर m गुणा v गुणा r। ठीक है, m गुणा v गुणा r। अब देखिए मान के चलिएगा कि जो ये ग्रह है, मान लो ये ग्रह जो है वो 6000 किलो का है। ऐसा होता नहीं है, 6 गुणा 10 की पावर 24 किलो के होते हैं, बहुत भारी भारी। आप मान लो 6 किलो का है, जस्ट एग्जांपल लेने के लिए 6 किलो का। तो जब ये ग्रह यहां जाएगा तो इसका द्रव्यमान तो नहीं बदल जाएगा, इसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा। ठीक है, अच्छा चाल जरूर बदल गई थी। अब मान लो इसकी जो दूरी है, इसकी जो दूरी है, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसकी दूरी मान लीजिए यहां से यहां तक जो दूरी थी, हम इसकी दूरी ले लेते हैं या बीच की दूरी ले लो। ये दूरी जो थी ये मान लीजिए आपकी 10 मीटर थी। कितने मीटर थी भाई? 10 मीटर थी। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर डेफिनेटली कम है। मैंने कहा 10 की जगह कितनी हो गई? 5 मीटर हो गई। ठीक है, इसको कह दो नंबर 2 पॉइंट और इसको कह दो नंबर 1 पॉइंट। आप मुझे एक बार यहां कोणीय संवेग निकाल के बताओ, एक बार यहां निकाल के बताओ। आप कहोगे अगर सर हम कोणीय संवेग 1 और 2 पे निकालेंगे तो कोणीय संवेग जो 1 पे होगा, भाई द्रव्यमान कितना माना है आपने? 6। 1 पे गति कितनी थी? 30 थी। ठीक है, उसको छोड़ो, यूनिट वूनिट को छोड़ो, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो। चलो तुम कहोगे कि सर यूनिट क्यों सेम नहीं है, बहुत सारे बच्चे समझेंगे नहीं बात को। इसको मीटर पर सेकंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लो कि सर इसको तो चेंज नहीं किया, वो नहीं किया, आप समझने की कोशिश करोगे नहीं। मीटर पर सेकंड ही ले लिया मैंने, ये लो, मैं जस्ट अपनी तरफ से मान रहा हूं सारा डेटा। ठीक है, मीटर पर सेकंड ले लिया। अब मुझे बताइए कि यहां पे कोणीय संवेग कितना हो जाएगा? m गुणा v गुणा रेडियस कितनी है? 5, तो कितना हो जाएगा? 180, और मेरे हिसाब से तो 900 हो जाएगा। अच्छा दूसरे पॉइंट पे निकालेंगे, देखिए द्रव्यमान तो उतना ही है, वेग हो गया 60। अच्छा ये कितनी दूरी ली थी? 10 ली थी। 1 पॉइंट पे हमने जो दूरी ली है वो 10 ली है, 10 तो 6 × 18, ये हो जाएगा 1800। और यहां पे दूरी ली है 5, तो 6 × 36 और 36 × 5 180, ये भी 1800 हो जाएगा। बोलिए क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि कोणीय संवेग दोनों जगह कैसा है? बराबर है। सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जब एक जगह की दूरी बढ़ रही थी तो उसकी गति कम थी, और जिसकी दूरी कम हो गई है उसकी गति बढ़ गई है।
क्या आपको क्लियर हो रहा है? चाहे आप फॉर्मूले से देखिए, चाहे आप फिजिकली समझ के देख लिए, जब ग्रह दूर होगा तो उसकी गति कम होगी, जब ग्रह नजदीक होगा तो उसकी गति ज्यादा होगी। किसको संरक्षित रखने के लिए? कोणीय संवेग को संरक्षित रखने के लिए, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो कोई भी ग्रह सूर्य की कक्षा से दूर जा गिरेगा। कोई भी ग्रह सूर्य की कक्षा से बहुत ज्यादा दूर जा गिरेगा, वो कभी घूम ही नहीं पाएगा। आपको क्या मेरी बात क्लियर है? ये बताइए बस, क्या आपको मेरी बात क्लियर है? कि इसको हम कोणीय संवेग संरक्षण का नियम भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, बस इतना सा याद रखेंगे कि जब सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी होगी तो गति कम होगी, और जब दूरी घटेगी तो गति बढ़ जाएगी। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। मैंने एक वैल्यूज की हेल्प से आपको समझाई है कि अगर गति बढ़ेगी तो दूरी कम होगी, और दूरी बढ़ेगी तो गति कम हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। एक बार सभी लोग थम्स अप करेंगे, फिर मैं आपको लेके आगे चलूंगा। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है इसमें, बस आपको इतना याद रखना है कि अगर दूरी ज्यादा है तो गति कम होगी, और दूरी कम है तो गति ज्यादा होगी। बस इसी को हम बोलते हैं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, अब देखिए, आप लोग कहते हो कि सर हमारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं होता। मैं देख रहा हूं कि जितने सारे कमेंट है सब फालतू के हैं। सर यूपीपी की वैकेंसी कब तक आएगी? शशांक शुक्ला, तुम भाई साहब यूपीपी की वैकेंसी के लिए पर्चा ले लो, अपने माथे पे चिपकवा के घूमो दुनिया में। मैं कह रहा हूं तुम्हें दुनिया में भी कोई ये क्लियर कर जाए, ये तुम हमेशा रटते हो और रटते ही रह जाओगे, और रटने से कभी सवाल क्लियर नहीं होते हैं। मैं हमेशा कड़वा सच बोलता हूं, पेपर में जो सवाल आते हैं हो सकता है रोटेटेड वे में आ जाएं, घूमे हुए वे में आ जाएं, तो आपको चाहिए कि आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आप समझने पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आपका ध्यान ही दूसरी जगह है, फिर आप ग्रुप में कमेंट करते हो, दुनियादारी को बोलते हो हमारी समझ में नहीं आया, हमारी समझ में नहीं आया। फिजिक्स है भाई, फिजिक्स है, कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है कि बस रट लिया कि ये पहाड़ वहां है, ये पहाड़ वहां है। अगर आपको फिजिक्स समझनी है तो आपको थोड़ा सा ध्यान से बैठना ही पड़ेगा, इसको हल्के में मजाक में नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। पहला क्वेश्चन देख लीजिए किस किस तरह से आएगा कि इसका अन्य नाम क्या है? क्षेत्रफल का नियम। दूसरा क्या बोलेगा कि क्षेत्रीय चाल क्या रहती है? नियत रहती है। देखिए चाल नियत नहीं रहती है, ध्यान से सुनेंगे, उसकी क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। दूसरा वो बोलेगा कि बताइए किसी भी ग्रह की सूर्य की सबसे ज्यादा गति कहां होगी? सर दूरी पे ज्यादा होगी या नजदीक में ज्यादा होगी? नजदीक में ज्यादा होगी, दूरी पे उसकी कम होगी, उसको पेरिजी एपोजी भी बोल सकता है। फिर आपसे बोलेगा कि बताइए ये किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है? आप कहोगे ये संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, ये संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, क्या क्लियर है सभी को? बस ये किसके नियम पर आधारित है? संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। फॉर्मूले से केवल आपको इतना समझना है कि अगर कोई भी चीज, अगर कोई भी ग्रह यहां से r दूरी पर होगा, मतलब दूरी ज्यादा है तो उसकी गति कम होगी, और अगर दूरी कम है तो उसकी गति ज्यादा होगी। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो भाई अब चल देते हैं थोड़ा सा आगे। ये बात किसकी हो गई? केपलर साहब के दूसरे नियम की। खूब सारा डिस्कशन हमने केपलर साहब के दूसरे नियम पर कर लिया। अब चलते हैं केपलर साहब के तीसरे नियम पर। केपलर साहब के तीसरे नियम का अन्य नाम क्या है? इनका अन्य नाम है परिक्रमण काल का नियम, यानी कि लॉ ऑफ पीरियड्स। इसका अन्य नाम क्या है? परिक्रमण काल का नियम, लॉ ऑफ पीरियड्स। अब समझिए लॉ ऑफ पीरियड्स क्या होता है। उन्होंने कहा लॉ ऑफ पीरियड्स में ये कहते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, और सूर्य जो है इसके एक फोकस पर स्थित होता है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कोई ग्रह यहां से घूमता है, अगर कोई ग्रह यहां से घूमना शुरू करता है तो उसको जो चक्कर लगाने में समय लगता है, उसको जो एक चक्कर लगाने में क्या लगता है? समय लगता है, उसका वर्ग सीधा अनुक्रमानुपाती होता है किसके? देखिए जैसे आप व्रत में तो क्या कह देते हो? त्रिज्या कह देते हो, लेकिन यहां पे हम त्रिज्या नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? देखो त्रिज्या का मतलब क्या होता है समझिएगा आप भाई। त्रिज्या क्या होती है कि जिसकी केंद्र से परिधि तक की हर जगह बराबर दूरी हो। लेकिन अगर तुम यहां देखोगे ना तो यहां पे बराबर दूरी मेंटेन नहीं रह पाएगी। अगर तुम यहां से यहां की दूरी देखोगे तो ये कम है, यहां से यहां की दूरी देखोगे तो ये ज्यादा है। तो इसको हम बोलते हैं अर्ध दीर्घ अक्ष। क्या बोलते हैं? अर्ध दीर्घ अक्ष। दीर्घ माने होता है बड़ा, यानी कि ये पूरा अक्ष कैसा है? बड़ा, ये छोटा है। इसका भी हमने क्या कर दिया? आधा। तो ये हो जाएगा अर्ध दीर्घ अक्ष, यानी कि इसको बोलोगे आप सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस। हालांकि ये मैथ्स का पोर्शन है, बाकी मैं फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं।
सेमी मेजर एक्सिस, इसको बोल दो मान लो ए। तो उन्होंने कहा कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है ये सेमी मेजर एक्सिस यानी कि अर्ध दीर्घ अक्ष की तीसरी घात के सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरी घात के सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरी घात के सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, कोई बात नहीं शिवम, उसको मैं सही कर दूंगा, नियत को मैं सही कर दूंगा। तो ये हो गया इसका तीसरा नियम। यहां से देखिए हेड ऑपरेटर में न्यूमेरिकल भी बनेंगे, लेकिन असिस्टेंट ऑपरेटर में इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला बस पूछा जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए परिक्रमण काल के नियम से कौन सा नियम संबंधित है। केपलर साहब का दूसरा नियम, केपलर साहब का तीसरा नियम, न्यूटन साहब का तीसरा नियम, किसी और का दे दिया जाएगा। तो केपलर साहब का तीसरा नियम जो है वो परिक्रमण काल से संबंधित है। ठीक है, कहां लिखा है भाई नियम? परिक्रमण काल का नियम। अरे ये तो परिक्रमण काल का नियम ही रहेगा यार, ये तो परिक्रमण काल का नियम ही रहेगा, इसको तो नियम ही बोलोगे। तो टी स्क्वायर सीधा अनुक्रमानुपाती होता है 1/3 के। ठीक है, थर्ड लॉ फिर से एक बार हम देख लेंगे। थर्ड लॉ ये कह रहा है आपसे कि किसी भी ग्रह का जो समय का वर्ग होता है वो इस दूरी के, यहां से लेके यहां तक की दूरी के तीसरी घात के अनुक्रमानुपाती होता है। बस टी का वर्ग बराबर, टी का वर्ग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻3 के। अब देखिए हेड ऑपरेटर वाले जो क्लास में आएंगे वो फ्राइडे और सैटरडे को आना। और भाई मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मैंने आपके बेसिक पहले इसलिए कराए हैं, ये करने को काम मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन आपके बेसिक्स क्लियर कराने बहुत आवश्यक थे। तो आपके बेसिक्स अभी क्लियर हो चुके हैं। आप फ्राइडे को क्लास में आना यूनिट्स वाले चैप्टर को पूरा रिवाइज करके। ठीक है, बाकी असिस्टेंट ऑपरेटर वाले मंडे टू थर्सडे तक क्लास लिया करेंगे, फ्राइडे सैटरडे वो क्लास नहीं लेंगे। इससे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इस लॉ से असिस्टेंट ऑपरेटर में न्यूमेरिकल नहीं आएगा, हेड में जरूर आएगा। एक हेड में 99% चांसेस हैं एक न्यूमेरिकल आने के, क्योंकि ये अच्छा वो है और प्रॉपरली सिलेबस में यही चीज दी गई है। ठीक है, ए साइड है या रेडियस? मोनू कुमार रेडियस कभी नहीं हो सकती, रेडियस वो होती है जो हमेशा बराबर रहे, बट ये रेडियस नहीं हो सकती, इसको बोलेंगे हम सेमी मेजर एक्सिस। टी क्या है भाई? टी है आपका परिक्रमण काल, समय, जो एक चक्कर में आपको समय लगेगा। ठीक है, टी क्या है? एक चक्कर में लगने वाला समय, एक चक्कर में लगने वाला समय, इसको बोलेंगे हम टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, एक चक्कर में लगने वाला समय, इसको बोलेंगे हम आवर्तकाल। ठीक है, क्या बोलोगे? आवर्तकाल बोलोगे। जिनका दोनों है वो दोनों भरेंगे, जिनका दोनों है वो दोनों पढ़िए। अरे यार अखिलेश ये अल्फा है, कैसी बात कर रहे हो? यहां अल्फा नहीं होता यार भाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है यार, सीधा अनुक्रमानुपाती का साइन है। ठीक है, इसको बोलते हो तुम अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का ये मतलब होता है दोस्त, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका मतलब होता है कि अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये भी चीज बढ़ेगी। ठीक है, ये घटेगी तो ये भी घटेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। ठीक है, ये किसका साइन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। मॉक टेस्ट इस संडे से आपको अलग अलग मिलेंगे। आपकी बात मैंने टेस्ट टीम तक पहुंचा दी है, बिल्कुल आप परेशान ना हो, मैंने काफी पहले ही आपकी बात पहुंचा दी थी। आपको टेस्ट अलग अलग मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो ये हो गए आपके, इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। असिस्टेंट ऑपरेटर में हेड वालों को मैं अलग से करा दूंगा। ठीक है, चलिए अब एक बार कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस चैप्टर से बनने वाले। देखिए 7 सवाल तो हमने कल तक देख लिए थे, चलते हैं 8वें सवाल पे और फटाफट से आप लोग आंसर करिएगा। आंसर करेंगे सभी लोग अब इनके। क्वेश्चन कहता है आपसे, ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? चलिए चलते हैं। तो भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर केपलर का दूसरा नियम आधारित है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम के नियम पर केपलर साहब का दूसरा नियम आधारित है। क्लियर है? चलो एक बार चैट दिखा दो। 8 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एकदम जबरदस्त, आप सभी के आंसर हैं। तो देखिए मैं हमेशा आपसे ये कहता हूं कि आप ना कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस रटने वाली चीज को छोड़ दीजिए आप।
आप क्वेश्चंस रटने वाली चीज छोड़ दीजिए, हमेशा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रांग है तो किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप आराम से निकाल ले जाएंगे। अगला सवाल है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान निर्भर करता है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान बताइए, जो बड़ा जी होता है उसकी वैल्यू किस चीज पर निर्भर करती है? क्या पिंडों के द्रव्य की प्रकृति पर जी नहीं, ऊर्जा पर जी नहीं, आरोपित त्वरण पर जी नहीं, किसी पर भी निर्भर नहीं करती। ये तो हमेशा फिक्स होता है ना। ये कैसा होता है? फिक्स वैल्यू होती है। इसका मान किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता है, ये हमेशा फिक्स होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा भाई नाइन्थ का? नाइन्थ का आंसर हो जाएगा आपका डी। नंबर लिख के आंसर करिए, नंबर, जिससे कि मुझे भी बता रहे कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेशन में थोड़े से कमेंट वैसे ही पीछे आते हैं, पता नहीं चलेगा कि आप किस चीज का आंसर कर रहे हो। तो संजय, अंकित, रश्मि, नरेंद्र, तुषार, नीलम, शिखर, नरेंद्र, प्रिंस, बहुत जबरदस्त आपके आंसर हैं। और अगर आप चीजों को इस तरह से आंसर कर रहे हैं, सही सही आंसर कर रहे हैं, तो मान लें कि आपकी तैयारी एक बहुत ही बढ़िया से ट्रैक पर है, एक जबरदस्त ट्रैक पर आपकी तैयारी चल रही है। वेरी गुड, एकदम बहुत ही बढ़िया। अंकुश कुमार, संजय, शाहिल, दीपक, जितेंद्र, बहुत जबरदस्त, ऐसी मेहनत करते रहिए भाई। पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान मैक्सिमम कहाँ होता है बताइए? तो हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ये सीखा था, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हमने ये सीखा कि जो पोल्स होते हैं, ये होते हैं पोल्स, ध्रुव, इन पर मैक्सिमम वैल्यू होती है, और वो कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा पर वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाती है आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो कहां वैल्यू होती है? पोल्स पर मैक्सिमम वैल्यू होती है। नंबर डाल के आंसर करिए। 10वें का आंसर क्या हो जाएगा? बी। हर एक बच्चा जिसने भी चीजों को ध्यान से पढ़ा है, रिवाइज किया है, उनकी वैल्यू वो बिल्कुल बढ़िया आंसर कर रहे हैं। चलो, सत्यभाम सिंह ने सी आंसर कर दिया। वो कह रहे हैं केंद्र पर मैक्सिमम होता है। अरे चाचा, तुम चिंटू के साथ थे नहीं क्या? जब चिंटू अपनी चिंटी को सेंटर पे लेके आया था तो जी की वैल्यू क्या हो गई थी? 0 हो गई थी। और अगर वैसे ही तुम इन्फिनिटी पे जाओगे तो भी जी की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जो चीजें 0 होती हैं, अनंत होती हैं, अधिकतम होती हैं, न्यूनतम होती हैं, इनको तो घोट के पी जाया करो। इनसे बनने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं क्वेश्चन के पेपर में। अगला सवाल देखेंगे, यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी हो जाए, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी हो जाए, है ना, और उनके बीच कितना बल हो जाएगा? तो देखिए, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी, पहला द्रव्यमान, दूसरा द्रव्यमान बटे आर का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, छोटा आर ले लो, बड़ा आर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, दूरी का स्क्वायर। अब उसने ना तो इसमें तो चेंज होगा ही नहीं, इसको बदलने के लिए नहीं कहा, इसको भी बदलने के लिए नहीं कहा, तो वर्तमान दूरी की आधी मतलब इसका आधा हमें करना है। करके देख लीजिए आप इसका आधा, इसको ऐसे के ऐसे ही रखिए, जी m1 m2, आर का आधा करोगे तो r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जी m1 m2 बटे r बटे 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, और ये 4 कहां पहुंच जाएगा? यहां। यानी कि ये जो बल है पहले का कितने हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ये बल जो है कितना हो जाएगा? पहले का 4 गुना हो जाएगा। बस डी मत करना, है ना, बस डी आपको नहीं करना है, आपको आंसर करना है बी। आप इतना बड़ा ना करके सीधा सीधा एक सोच ये भी रख सकते हैं कि सर यहाँ की चीजें अगर घटती हैं तो यहाँ की चीजें बढ़ती हैं। ठीक है, ये कितना घट रहा है? आधा, आधे का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि 4 गुने से बढ़ जाएगा। तो आप बगैर फॉर्मूला लिखे, बगैर पेन चलाए भी डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। और 11वें आंसर का सभी का आंसर 4 गुना या बी आ रहा है, एकदम जबरदस्त है। शन्य है, अखिल है, एक यादव, विनय, नवनीत है, प्रिंस, दीपक है, विपिन, अजय, भूपेंद्र है, शिवानी, साक्षी, विशाल है। बहुत बढ़िया, एकदम मस्त, जबरदस्त, बेहतरीन आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। शिवम बहुत बढ़िया, धीरे धीरे स्कोर सुधरता चला जाएगा, अच्छे नंबर है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के सेंटर पे कितना होता है भाई? सेंटर पे जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0। ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेंटर पे वैल्यू कितनी होती है? 0, इसकी वैल्यू सेंटर पे होती है। 12वें का आंसर करेंगे, नंबर डाल के आंसर करेंगे, क्वेश्चन का नंबर डाल के। नेहा, गोविंद, संजय, ज्योति, मोनू, शिखर, बहुत बढ़िया, प्रिंती, सुजीत, ज्योति, भूपेंद्र, शिवम, पांडे, वेरी गुड, प्रिंस, गुजर, सोनू सिंह, एकदम बढ़िया आप लोगों के आंसर। 12वें का आंसर है बी। अगले सवाल का आंसर करो, जी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फॉर्मूला क्या होता है भाई जी का? जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले में जी आता है। अब तुम जी की वैल्यू यहां से निकालोगे तो कितनी हो जाएगी? एफ, ये आर का स्क्वायर यहां पहुंच जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा? m1 m2। ठीक है, फोर्स की यूनिट न्यूटन हो जाएगी, दूरी की यूनिट मीटर का स्क्वायर हो जाएगी, और द्रव्यमान की ये केजी, ये भी केजी, तो कितना हो जाएगा? केजी की पावर 2, है ना, कितना हो जाएगा? केजी की पावर 2 हो जाएगा।
लेकिन देखो सारी यूनिट ऊपर हैं, कहीं भी बराबर का निशान नहीं है, सारी की सारी यूनिट ऊपर हैं, तो हम केजी को भी ऊपर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जब तुम केजी को ऊपर ले जाओगे तो +2 किसका बन जाएगा, -2 बन जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2। क्या क्लियर है सभी को? नंबर डाल के आंसर करेंगे 13 का। बी कौन कर रहा है भाई? बी वालों ने तो न्यूटन को ही भगा दिया, बहुत बढ़िया। बी वाले भैया जो हैं, तुमने तो न्यूटन साहब को ही उड़ा दिया। ऐसे क्यों कर रहे हो यार? वे तो बहुत अच्छे आदमी थे, मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, बहुत अच्छी आदत के आदमी थे। ऐसे क्यों कर रहे हो यार? उन्होंने इतनी खोजें की, इतनी मेहनत की है फिजिक्स के क्षेत्र में, तुमने उन्हीं को उड़ा दिया। ऐसे मत करो यार, बहुत बढ़िया। राहुल लेके सोनू, इन सबके बढ़िया आंसर आ रहे हैं। एक चीज तो मैंने देखी है कि जो बच्चे जब पढ़ा रहा होता हूं तब कमेंट करते हैं, और जब पूछने पे जो कमेंट करते हैं उनके नाम टोटली डिफरेंट होते हैं। इसका मतलब जो बच्चा पूछने पे कमेंट कर रहा है, आंसर्स के कमेंट कर रहा है, वो पढ़ाई कराते समय बिल्कुल कुछ नहीं पूछता, ध्यान से सुनता है, और उनके आंसर देखो बिल्कुल सही आ रहे हैं। टोटली नए नाम हैं, टोटली नए नाम। ठीक है भाई, अगला देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का स्वीकृत मान कितना है, कि कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 × 10⁻⁻11, और चाहे तो आप यूनिट से भी पहचान लोगे। ठीक है, सबकी यूनिट देखो एक बार, सबकी यूनिट डिफरेंट है, इसी की यूनिट बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू को हमें डायरेक्टली याद रखना है, ये कहीं से निकलेगी नहीं, डायरेक्टली हम इसको याद रखेंगे। अच्छा, कैपिटल जी के बारे में किसने खोज की थी बताइए? तो कैपिटल जी के बारे में जो हमें बताया था वो बताया था सर हेनरी कैवेंडिश ने। आप सर न्यूटन के चक्कर में मत रहना, आपको लगेगा कि न्यूटन साहब के फॉर्मूले में आता है तो उन्होंने बताया होगा, जी नहीं, सर हेनरी कैवेंडिश ने इसके बारे में हमें बताया था। ठीक है, सर हेनरी कैवेंडिश साहब ने हमें इसके बारे में बताया था। अगले मुद्दे पर चलते हैं, और अगला मुद्दा आपसे कुछ इस कदर रूबरू होना चाहता है कि किसी कण का पलायन वेग। मैं कह रहा हूं जो इस सवाल का आंसर कर दे, मेरी तरफ से आज मैं ठोक के कह रहा हूं कि वो बच्चा सिलेक्टेड है। जो नंबर डाल के इसका आंसर कर देगा, मैं मान लूंगा कि वो बच्चा सिलेक्टेड है। जरा बताओ इसका आंसर क्या होगा? नंबर डाल के मैं देखूंगा हर एक बच्चे को कि कौन इसका बेहतर आंसर कर पाता है। बहुत ही बढ़िया। आशीष यादव, थोड़ा सा सिलेबस पे हम कवर बना लें, कमांड बना लें, उसके बाद बताइए जी इसका आंसर क्या होगा। एक यादव लिखते हैं कैमरंडिस। हे यार, क्या नाम लिखते हो भाई, कितना प्यारा नाम है उनका, कैवेंडिस। तुमने यार क्या नाम बना दिया है। ऐसे ऐसे शब्दों का सुबह सुबह इस्तेमाल मत किया करो यार, कितना बुरा नाम रखा है, बदलो उसे। चलो चलो, 11 आपसे पूछने वाले थे, वेरी गुड। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो मजा आ रहा है, कमेंट सेक्शन में A, B और C आंसर वाले हैं। तो भाई जो भी 15 का आंसर, एक भैया ने 16 का भी आंसर कर दिया, 16 का तो गए नहीं है भाई। तो 15 का जो भी बच्चे आंसर सी कर रहे हैं, 15 का जो भी बच्चे सी आंसर कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आपका आंसर ठीक है। क्योंकि जो पलायन वेग कल हमने पढ़ा था, जो एस्केप स्पीड कल हमने पढ़ी थी √2gr, हमने ये देखा था कि वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं कर रही थी। अब निर्भर नहीं कर रही है तो देखो m² है, यहाँ m की घात 1 है या -1 है, m की पावर 0 का मतलब 1 है। किसी भी चीज की पावर 0 का मतलब 1 है, मतलब यहाँ m है ही नहीं। बस उसने कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया है कि m की पावर 0 कुछ नहीं होता। m की पावर 0 का मतलब है कि m उसमें है ही नहीं। जैसे तुम x की पावर 0 लिखते हो तो समझ लो x है ही नहीं, अरे उसकी पावर 0 वो है ही नहीं। x की शुरुआत ही कहां से होगी, यहां से होगी, मतलब इसकी जगह तो खाली 1 लिख सकते हो तुम कि भैया यहाँ पे x है ही नहीं। तो द्रव्यमान m पर पलायन वेग, एस्केप स्पीड किसी भी तरह से निर्भर नहीं करती। तो जिन बच्चों के मेरे बताने से पहले सी आंसर है, वो बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखें कि चीजें उनके फेवर में हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं 11.2 kg मीटर पर सेकंड। kg नहीं होगा भाई, मीटर पर सेकंड होगा दोस्त। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल कि तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। सिंक्रोनस सैटेलाइट, देखिए सिंक्रोनस सैटेलाइट या तुल्यकाली उपग्रह क्या होते हैं आपके, भू स्थिर उपग्रह। भू स्थिर उपग्रह यानी कि सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, जो किसी के साथ तालमेल में होता है। सिंक्रोनस वर्ड का इंग्लिश में मीनिंग होता है तालमेल। तो तालमेल का मतलब क्या हो जाएगा भाई, जो पृथ्वी है, पृथ्वी की तालमेल में सैटेलाइट है, मतलब वो उसी की गति से घूम रही है, और इनका दूसरा नाम क्या हो जाता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो जाता है। इनका नाम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो जाता है। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 24 घंटे होता है, 24 आवर्स होता है। क्योंकि वो बिल्कुल पृथ्वी के ही टाइम पीरियड से घूमेगी। पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है, तो ये भी पूरा 24 घंटे का समय लेंगी। ठीक है जी, तो इस तरह के क्वेश्चंस हो गए।
अगला सवाल आप देखेंगे, अंतिम सवाल, यदि वी नोट तथा वीई, वीओ तथा वीई क्रमशः कक्षीय वेग और पलायन वेग होते तो। देखिए पलायन वेग जो होता है, कल ही मैंने आपको बताया, ये होता है √2gr, और अगर तुम वी नॉट की बात करोगे तो ये होता है आपका √gr। ठीक है, अब अगर तुम इसको ऐसे लिख सको भाई √2 √gr, किसी को कोई दर्द नहीं होगा, √2 √gr की जगह क्या लिख सकते हैं हम, वी नॉट लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि वी बराबर √2 वी नॉट, वी बराबर √2 वी नॉट एकदम सही आंसर है। वी बराबर √2 वी नॉट। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना कि वी बराबर √2 वी नॉट होता है, ना कि वी नॉट बराबर है। बाकी आप इसको समझेंगे तो इन चीज़ों में तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, मुझे बताइए कि आपको अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा उठा हुआ लग रहा है? देखिए प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ ये है कि हम अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं। प्रैक्टिस में आप कुछ नया सीखते नहीं हैं, बहुत कम चीज़ें सीखते हैं। मैं मानता हूं कि मेरे अगर प्रैक्टिस सेट को आप करेंगे तो 70% चीज़ें हमारे कॉन्सेप्ट पे होंगी, बस 20% चीज़ें आप नहीं सीखेंगे। तो वो हम थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट क्लास के बाद प्रैक्टिस सेट प्रॉपर अलग से लगा देते हैं, ताकि क्लास का समय बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। सिलेबस भी कवर कराना होता है क्लास में, तो क्लास में हम कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं और प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं प्रैक्टिस क्लास में। लेकिन आप लोगों की डिमांड रही कि सर क्वेश्चंस भी बताइए, तो मैंने आपको क्वेश्चंस भी बता दिए। हालांकि मैं फिर से इनके प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस आपको ला के दूंगा। ठीक है, चलिए, तो एक थोड़ा सा हमारे पास समय है, लास्ट टॉपिक को कवर कर लेते हैं। इसका सबसे लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है वो बचा हुआ है द्रव्यमान तथा भार। अक्सर आप लोग कंफ्यूज रहते हैं द्रव्यमान तथा भार के बीच में। ग्रेविटेशन का लास्ट टॉपिक है मास एंड वेट, मास एंड वेट। ठीक है जी, मास एंड वेट। चलो एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है ये बवाल मास एंड वेट, द्रव्यमान तथा भार। तो देखिए मास को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो m से करेंगे और डब्ल्यू को, वेट को करेंगे w से। समझिए मास क्या होता है। मास होता है कि किसी भी चीज में संचित द्रव्य की मात्रा, किसी भी चीज में इकट्ठी हुई द्रव्य की मात्रा, यानी कि अमाउंट ऑफ मैटर। सर मैटर क्या होता है? भाई मैटर होता है जिस से मिलकर वो चीज बनी होती है। जैसे हमारी बॉडी है, शेल से मिलकर बनी है, कोशिकाओं से मिलकर बनी है। कोशिका के अगर आप गहराई में जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है, यानी कि आपका जो पेन है ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है। अब देखिए मान के चलिएगा, मैं मानता हूं कि इस पेन में अभी 6 इलेक्ट्रॉन है। मान लो इस पेन में अभी यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है और मैं इसको लेके पृथ्वी पर बैठा हूं। अब मानो कल को मैं बन जाऊं एस्ट्रोनॉट और स्पेस में लेके इसको जेब में लगा के चला जाऊं चंद्रमा पे, तो मुझे ये बताइए क्या चंद्रमा पे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन हो जाएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। सोनू सिंह तुम्हारा ध्यान है सर स्क्रीन पर, टाइम सही नहीं है। जब तुम शादी करने जाओगे तो अपनी बीवी पे ना ध्यान दोगे, तुम्हारा सालियों पे ध्यान रहेगा। भाई साहब ये काम की चीज है, इस पे ध्यान दो। चचा उस टाइम से तुम्हें क्या लेना है, मेरा ध्यान नहीं है, कोई तकलीफ उससे है नहीं, फिर तुम्हारा ध्यान उस पर क्यों जा रहा है बार बार? फोकस करो काम की चीजों पे, फालतू चीजों से क्या ही मतलब है। चलो बहुत बढ़िया, शिवम पांडे कॉन्फिडेंस लगा है, बढ़िया लगा है। तो इसमें जो है एक कह रहा बढ़ जाएगा, शिखर कैसे बढ़ जाएगा? बढ़ेगा कुछ नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम रहेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होगा? देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन का कुछ द्रव्यमान होगा 9.1 गुणा 10⁻³ किलो। 6 इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो जाएगा। तो वो द्रव्यमान किलो में अगर आप मापेंगे तो कहीं भी नहीं बदलेगा। यानी कि द्रव्यमान एक ऐसी चीज है जो सदैव कैसा रहता है? स्थिर रहता है, यानी कि हमेशा कांस्टेंट रहता है ना, हमेशा स्थिर रहता है, हमेशा स्थिर रहता है। ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमेशा स्थिर रहता है, हमेशा और हर जगह, ये कभी भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको बड़े जी से कंपेयर नहीं कर सकता? कुछ कुछ ये बड़े जी के जैसा है कि नहीं है? जो द्रव्यमान है क्या मैं उसको बड़े जी से कंपेयर कर सकता हूं? जरा बताइए। जिस प्रकार से बड़ा जी कहीं नहीं बदलता है, वैसे ही छोटा एम भी कहीं भी नहीं बदलता है, कहीं भी नहीं बदलता है। लेकिन अगर तुम देखोगे भार के बारे में, देखोगे कि सर वेट क्या होता है, तो मेरे भाई वेट जो होता है वो होता है W बराबर, वेट का अगर तुम फॉर्मूला देखोगे, W बराबर जब किसी वस्तु के द्रव्यमान में तुम उस जगह के गुरुत्वीय त्वरण की गुणा कर दो। जब किसी भी वस्तु के द्रव्यमान में तुम उस वस्तु के गुरुत्वीय त्वरण की गुणा कर दो। अब देखिए, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु में जो संचित मात्रा है, उसमें जो द्रव्य है उसकी मात्रा है मान लो 6 किलो। कितनी मात्रा है? 6 किलो। अब तुम इसका मान निकाल के दिखाओ। जैसे पृथ्वी पे अगर तुमसे कोई पूछे, अगर कोई चीज 6 किलो की है, किलो का मतलब वो क्या कह रहा है कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरा हुआ है, 6 किलो भरा हुआ है। लेकिन अगर तुम भार देखोगे तो उसका भार ज्यादा आएगा। अगर तुम भार देखोगे पृथ्वी पर तो कितना आएगा? 6 गुणा, मान लो मैं ध्रुवों पे देख रहा हूं 10,
जी की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 60 न्यूटन। 6 किलो की चीज आपको 60 न्यूटन की होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कोई चीज उसको लगातार नीचे खींच रही है। भाई आप खुद सोचिए, अगर एक तराजू में आप किसी चीज को रख दें, मान लो 6 किलो की को, और तुम उसको नीचे भी खींचने लगो, उस पर धक्का देने लगो ऊपर से, तो क्या तराजू की रीडिंग नहीं बढ़ जाएगी? तुम कहोगे सर तराजू की रीडिंग बढ़ जाएगी। तो कोई भी ग्रह किसी चीज को अपनी ओर खींचता भी है, अगर तुम उस खींचने को भी मेजर करो, काउंट कर लो, तो तुम उसको भार कहते हो। अब वही भार अगर तुम चंद्रमा पे देखो, अगर तुम भार चंद्रमा पे देखो, तुम कहोगे कि सर चंद्रमा पे तो पृथ्वी का 1/6 होता है, तो कुल कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन आ जाएगा। तो यहां से क्लियर दिख रहा है कि जो भार जो होता है वो जगह के साथ बदल जाता है, ये जगह के साथ, स्थान के साथ बदल जाता है। क्या बताइए, मेरी बात से सभी सहमत हैं? स्थान के साथ बदल जाता है, यानी कि चेंजेस विद प्लेस, कि ये जगह के साथ क्या हो जाता है जी? बदल जाता है। भार आपका जगह के साथ बदल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? इसको द्रव्यमान को किलो में मापा जाता है, केजी में मापा जाता है, और भार को मापा जाता है न्यूटन में। ठीक है, अब मुझे बताइए, क्या मैं इसको कुछ ऐसा नहीं कह सकता कि जो भार है, जो भाई हमारा भार है, ये तो छोटे जी की तरह है। भाई भार जो है ये हमारा छोटे जी की तरह है, द्रव्यमान बड़े जी की तरह है, और भार जो है वो छोटे जी की तरह है। यानी कि जब छोटा जी बदलेगा तो डेफिनेटली भार भी बदलेगा। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में पता है क्या आता है कि सर हम तो दुकानदार से जब चीनी लेने जाते हैं तो वो कहता है इसका वजन 30 किलो है कि नहीं है? वजन को किलो में बोलते हो, वो गलत है बिल्कुल। वजन को न्यूटन में बोलना चाहिए, लेकिन सारी दुनिया में प्रचलन है तो वही चीज चली आ रही है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गलत हैं, गलत लोग बोलते जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है तुम अपने पड़ोस की कोई बूढ़े बाबा से हो, उनसे कहोगे हमें 30 न्यूटन चीनी दे दो, अरे उल्टा करके और लात मार के भगाएगा, न्यूटन क्या होता है भाई, किलो बोलो। तो हमें वही रखनी है चीजों को जो चीजें चली आ रही हैं, बस इतनी सी बात है, बाकी करेक्ट तो यही होता है। ठीक है, सुजीत ने कितनी जबरदस्त बात कही है भाई, वाह सुजीत, बहुत ही बढ़िया। कि मास जो होती है ना, अगर हम अगला अंतर देखेंगे, जो द्रव्यमान होता है आपका, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि ये एक अदिश राशि है, इसका दिशा से कोई भी मतलब नहीं होता। द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। लेकिन आपका जो भार होता है ये एक सदिश राशि है। ठीक है जी, आपका जो भार होता है, अगर मैं दूसरा डिफरेंस लिखूं, भार जो होता है, वेट जो होता है, ये एक सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। बताइएगा, क्लियर है आपको मेरी बात? भार की यूनिट न्यूटन होगी। वेरी गुड। हम अपना वेट करते हैं तो वो मास है। अरे ऋषु कैसी बात कर रहे हो? अरे भाई साहब तुम तो अपनी बीवी को साली बना दिए। भाई साहब वेट मास कैसे हो जाएगा? वेट तो न्यूटन में रहेगा, वेट रहेगा न्यूटन में, मास रहेगा केजी में। यही चीज तो मैं बता रहा था, उसी में तुमने गड़बड़ कर दिया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो केवल आपको इतने से फर्क याद रखने हैं कि मास जो होता है वो हमेशा स्थिर रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन जो वेट होगा वो आपका जगह के साथ बदल जाएगा। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, और ये किसके जैसे होते हैं आपको वो भी याद रखने हैं। ठीक है, अब चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, मैं आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन करता हूं और देखूं कि आपको जरा कितना समझ में आ गया है। देखो 12 का पता नहीं डी हिसाब कौन से लगा रहे हैं भैया। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। यार तुम पता नहीं कौन सी दुनिया से आते हो दोस्त। ठीक है, चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। मेरा क्वेश्चन है कि बताइए इनमें से जगह के साथ कौन बदल जाता है? इनमें से जगह के साथ कौन बदल जाता है ना? जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, मतलब गली गली बदल रहे हैं, कुछ ऐसे ही गाना आया था, उसी के हिसाब से ऑप्शन सेट कर रहा हूं मैं आपके। तो पहला ऑप्शन है आपका ए, मैंने बोला छोटा जी, बी बोला मैंने कैपिटल जी, सी बोला मैंने मास, और डी बोला मैंने वेट यानी कि भार। ठीक है, पेपर में ऐसे नहीं मिलेगा, पेपर में प्रॉपर इनके नाम लिखे मिलेंगे। मैंने कहा था सिंबल कभी नहीं देता है पेपर में। ऑप्शन मैं आपके सेट कर रहा हूं कुछ इस कदर, कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला ले, आंसू तेरे सारे। चलो ये हो गया। सेकंड है जी एंड ए एंड जी कैसे हो जाएगा यार? ए एंड बी ऐसे याद रखो। उसके बाद है बी एंड सी, उसके बाद है ए एंड डी, उसके बाद है बी एंड डी। बोलो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से जगह के साथ कौन बदल जाता है? तो युवराज वर्मा ने आंसर कर दिया ए और बी।
युवराज वर्मा ने आंसर कर दिया जी ए और बी। अच्छा जी युवराज, तुमने इसको बदल दिया, जाने पता नहीं कहाँ से तुम पढ़ते हो चीज़ों को, इतना गहराई से समझाने के बाद भी तुम्हारा ध्यान रहता होगा शायद कमेंट सेक्शन में, इस वजह से ऐसी दिक्कतें करते हो तुम। क्या आंसर होगा बताइए। तो बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं बी, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, सॉरी ये फोर्थ आंसर ऑप्शन कर रहे हैं। देखिए जगह के साथ कौन बदल जाता है भाई, ये बदल जाता है और आपका वेट बदल जाता है, यानी कि ए एंड डी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा, ए एंड डी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। अभी अभी तो बिल्कुल बताया है, तो थर्ड बिल्कुल क्वेश्चन है, सी कहिए, तीन कहिए, थर्ड कहिए, सब सही है। ठीक है जी, तो ये हो गई सारी की सारी चीजें आपके सामने, और आशा करूंगा कि ग्रेविटेशन वाले चैप्टर को आपने खूब एंजॉय किया होगा। ये मेरा आपसे वादा है कि असिस्टेंट ऑपरेटर के लेवल पर, असिस्टेंट ऑपरेटर के लेवल पर आपसे इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और जितने तरह की चीजें आपको करवाई हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज जरूर लगातार करते रहना, नहीं तो आप भूल जाएंगे। हेड ऑपरेटर वाले बच्चे मैंने बता दिया फ्राइडे और सैटरडे मिलेंगे, असिस्टेंट ऑपरेटर वाले मंडे टू थर्सडे तक आप मुझे मिलेंगे। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, दूसरी क्लास का समय हो चुका है। नमस्कार, जय हिंद।